नमस्कार साथियों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। आज हम पढ़ेंगे प्रसव के लक्षण और प्रसव की अवस्थाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रसव के लक्षण क्या क्या है। तो जब गर्भित पशु में ब्याने की प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो वो पशु हर्ड यानी कि ग्रुप को छोड़ देता है, झुंड को छोड़ देगा और झुंड को छोड़ करके एकांत में जाकर रहना पसंद करेगा। दूसरा जो लक्षण है वो है खाना पीना छोड़ देगा। पशु है वो खाना पीना छोड़ देगा और बेचैनी महसूस करेगा। तीसरा है अडर का जो आकार है, आकार बढ़ जाएगा। थन है वो तन जाएंगे या खींच जाएंगे, उनमें दूध उतर जाएगा। और जो सॉफ्ट मिलकर काऊ होती है उनमें दूध टपकने लग जाएगा। चौथा जो इसका लक्षण है वो ये है कि ब्याने के एक दिन पूर्व जो टेंडन, मसल्स और लिगामेंट होते हैं वे ढीले हो जाते हैं और ये जब ढीले होने के कारण पूंछ के जो आधार के दोनों ओर गड्ढे पड़ जाते हैं और पूंछ उभरी हुई दिखाई देती है। वल्वा है वो फूल करके आकार में बढ़ जाएगी। तो ये थे प्रसव के लक्षण के बारे में। एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ। जो गर्भित पशु होता है जब उसमें ब्याने की प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो वो पशु झुंड को छोड़ देता है और एकांत में जाकर रहना पसंद करता है। पशु खाना पीना छोड़ देगा और बेचैनी महसूस करेगा। अडर का आकार बढ़ जाएगा। उसमें जो थन होते हैं, तीत होते हैं, वो तन जाएंगे या खिंच जाएंगे और उनमें दूध उतर जाएगा। और जो सॉफ्ट मिलकर गाय होती है उनमें दूध टपकना स्टार्ट हो जाएगा। ब्याने के एक दिन पूर्व टेंडन, मसल्स, लिगामेंट ढीले हो जाएंगे। पूंछ के आधार के जो दोनों ओर गड्ढे पड़ जाएंगे और पूंछ उभरी हुई दिखाई देगी। वल्वा है वो फूल करके साइज में बढ़ जाएगी, यानी कि वल्वा का जो आकार है वो आकार फूल करके आकार बढ़ जाएगा। तो ये थे प्रसव के लक्षण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रसव की अवस्थाओं के बारे में। तो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है वो है स्टेज ऑफ सर्वाइकल डिलेटेशन, यानी कि सर्विक्स के फैलाव की अवस्था। इस अवस्था में सर्विक्स रिलैक्स हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, यानी कि सर्विक्स है वो रिलैक्स होकर के चौड़ी हो जाएगी। प्रसव की ये अवस्था तब खत्म होती है जब सर्विक्स का मुंह पूरी तरह से खुलकर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है और फिटस भी सर्विक्स में आ जाता है। इस अवस्था में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो प्रत्येक 15 मिनट बाद में होते हैं और 15 सेकंड के लिए चलते हैं। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के 2 से 3 मिनट बाद में एक थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मजबूत कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि फिटस को बाहर धकेला जा सके। इसे हम कहते हैं लेबर पेन। तो इस अवस्था के अंत में क्या होगा कि जो फिटस के साथ में वल्वा के बाहर में लिक्विड फ्लूइड से भरा हुआ एक थैला दिखाई देता है, जिसे हम फर्स्ट वाटर बैग कहते हैं या एलेंटोकोरियन बैग कहते हैं। तो वो दिखाई देगा। एक बार हम वापस समझते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था होती है स्टेज ऑफ सर्वाइकल डिलेटेशन, यानी कि सर्विक्स के फैलाव की अवस्था। इस अवस्था में सर्विक्स रिलैक्स होकर के चौड़ी हो जाएगी। दूसरी प्रसव की ये अवस्था है तब खत्म होगी जब सर्विक्स का मुंह पूरी तरह से खुल करके 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाएगा और जो फिटस है वो भी सर्विक्स में आ जाएगा। तब ये प्रसव की अवस्था खत्म होगी। और इस अवस्था में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो प्रत्येक 15 मिनट के बाद में होते हैं और 15 सेकंड के लिए चलते हैं। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के 2 से 3 मिनट बाद में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए एक मजबूत कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि जो फिटस है वो फिटस को बाहर धकेला जा सके। इसे हम कहते हैं लेबर पेन। और प्रसव की इस अवस्था के अंत में जो फिटस होता है, फिटस के साथ जो होता है वो वल्वा के बाहर एक फिटस के साथ में वल्वा के बाहर लिक्विड फ्लूइड से भरा हुआ एक थैला दिखाई देता है, जिसे हम फर्स्ट वाटर बैग या एलेंटोकोरियन बैग भी कहते हैं। तो ये थी प्रसव की प्रथम अवस्था। अब हम पढ़ते हैं प्रसव की दूसरी अवस्था, यानी फिटस का बाहर आना। प्रसव की जो दूसरी अवस्था होती है वो फिटस के बाहर आने की अवस्था होती है। जब पहली अवस्था में जो फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ जाता है तो उसके बाद में ये जो अवस्था होती है फर्स्ट वाटर बैग बाहर आने के बाद में, उसके बाद में आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की होती है। यानी कि जब फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ जाता है तो उसके बाद में ये जो अवस्था होती है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की होती है। पहली अवस्था में एलेंटोकोरियन बैग फटने से जो अंदर है वो एमनियन सर्विक्स में तेज़ी से फटता है और बाहर जाकर वल्वा में धुंधले बैग, जिसे हम सेकंड वाटर बैग कहते हैं, उस धुंधले बैग के रूप में दिखाई देता है। इसी में फिटस यानी कि बच्चा होता है। तो जो पहली अवस्था में जो एलेंटोकोरियन जो बैग है वो बैग तेज़ी से फटता है। उससे क्या होगा कि अंदर जो एमनियन है वो सर्विक्स में तेज़ी से फटेगा और
बाहर आकर वल्वा में धुंधले बैग यानी कि जिसे हम सेकेंड वाटर बैग कहते हैं उसके रूप में दिखाई देगा, इसी में फिटस होता है। इसी टाइम जो फिटस है, जो फिटस के फोरलिम यानी कि अगले पैर और जो मुंह का अगला बार जैसे सीट वगैरह है वो एमनियन बैग में दिखाई देंगे और फिटस के हुप के मूवमेंट से जो ये है वो बैग फट जाएगा और फिटस बाहर आ जाएगा। तो फिटस के बाहर आने तक की ये जो अवस्था होती है इसमें जो टाइम लगता है वो पहली अवस्था यानी कि सर्विक्स के फैलाव की अवस्था से कम समय लगता है। तो हम एक बार फिर से समझते हैं। तो जो प्रसव की जो दूसरी अवस्था है वो होती है फिटस के बाहर आने की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जब फर्स्ट वाटर बैग होता है वो बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो ये अवस्था होती है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की होती है। एलेंटोकोरियन जो बैग होता है वो बैग फट जाता है पहली अवस्था में। ये जो बैग फटता है इसके बाद में अंदर एमनियन सर्विक्स में तेज़ी से फटता है और बाहर जाकर वल्वा में धुंधले बैग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम सेकेंड वाटर बैग कहते हैं और इसी में फिटस यानी कि बच्चा होता है। तो इस टाइम जब ये एमनियन बैग फटता है तो फिटस के जो अगले पैर और मुंह का जो अगला भाग होता है वो एमनियन बैग में दिखाई देता है और जो फिटस होता है, फिटस के जो हुप यानी कि खुर होते हैं उसके मूवमेंट से बैग फट जाता है और फिटस बाहर आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रसव की तीसरी अवस्था के बारे में। जो प्रसव की तीसरी अवस्था होती है प्लेसेंटा के बाहर आने की अवस्था या जहर के गिरने की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ब्याने के बाद में 10 घंटे तक की होती है। ब्याने के बाद में 10 घंटे तक की होती है। इस अवस्था में जो प्लेसेंटा होता है उसकी जो सभी मेम्ब्रेन होती है वो बाहर आ जाती है और जो यूट्रस होता है वो वापस सामान्य अवस्था यानी कि नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। जो घोड़ी होती है, घोड़ी में जो प्लेसेंटा होता है वो डिफ्यूज टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है कि आरओपी की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये जो कार्य होता है यानी कि प्लेसेंटा के बाहर आने का कार्य या जहर के गिरने का कार्य वो बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि उसमें वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे में ये कार्य घोड़ी में हो जाता है। आरओपी यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जहर का रुक जाना। तो जो घोड़ी होती है उसमें डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है, इसलिए उसमें आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये कार्य बहुत ही तेज़ी से होता है। गाय में जो फिटस है वो 100 से लेकर 110 कोटिलेडॉन्स द्वारा माँ से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि माँ से फीड होता है, इसलिए इसे अलग होने में अपेक्षाकृत टाइम लगेगा। तो इसलिए जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की जो प्रॉब्लम है वो गायों में और भैंसों में एक आम प्रॉब्लम होती है। प्रसव के बाद में जब फिटस बाहर आ जाता है तो उसके बाद में जब प्लेसेंटा होता है उसका जल्दी गिरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये प्लेसेंटा अंदर रहेगा तो सडन यहाँ डिकम्पोज हो जाएगा और उससे क्या है कि इन्फेक्शन से मेट्राइटिस हो जाएगी। इसलिए प्रसव के बाद फिटस के बाहर आने के बाद में प्लेसेंटा का जल्दी गिरना बहुत ही ज़रूरी है। प्रसव के बाद जो यूटेराइन आर्टरी होती है वो सिकुड़ जाती है और जब ये यूटेराइन आर्टरी सिकुड़ जाती है तो जो प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी सिकुड़ जाती है और जो विलाई होती है वो छोटी हो जाती है और जो ब्लीडिंग होती है वो भी यूटेराइन आर्टरी और प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स है इनके सिकुड़ने से रुक जाती है, ब्लीडिंग भी इनके सिकुड़ने से रुक जाएगी। एस्ट्रोजन और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इनके कारण यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फिटस के बाहर आने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। जो ये क्या करते हैं कि प्लेसेंटा के बाहर आने में इससे हेल्प मिलती है, यानी कि जो एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इनका कार्य होता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ये जो एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये जब यूट्रस के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वो फिटस के बाहर आने के बाद में भी कंटिन्यू रखते हैं। इससे क्या होता है कि प्लेसेंटा के बाहर आने में हेल्प मिलती है। यदि जन्म के समय न्यूबॉर्न को माँ का दूध सकलिंग करने या सूसने दिया जाए तो इससे क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, तो जो ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। तो एक बार हम फिर से समझते हैं प्लेसेंटा का बाहर आना या जहर का गिर जाना। यह जो अवस्था होती है ये ब्याने से लेकर के 10 घंटे तक की होती है, यानी कि जो प्लेसेंटा के बाहर आने की या जहर के गिरने की अवस्था होती है वो ब्याने से लेकर 10 घंटे तक की होती है। इस अवस्था में जो होता है वो प्लेसेंटा की जो सभी मेम्ब्रेन है वो बाहर आ जाती है और जो यूट्रस होता है वो वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। घोड़ी में क्या है कि डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है तो उसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आरओपी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, इसलिए घोड़ी में जो ये जहर गिरती है या प्लेसेंटा बाहर आता है ये कार्य बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी कि आधे घंटे से लेकर 3 घंटे में यह कार्य हो जाता है। गाय में जो फिटस होता है वो 100 से 110 कोटिलेडॉन्स द्वारा माँ से जुड़ा हुआ होता है, माँ से फीड होता है, इसलिए इसको अलग होने में अपेक्षाकृत टाइम लगता है। तो आरओपी की जो प्रॉब्लम होती है इसमें
एक आम प्रॉब्लम होती है। प्रसव के बाद फिटस के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा का जल्दी गिरना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर रहने पर सडन या डिस्कम्पोज होगा और इन्फेक्शन से मेट्राइटिस भी हो सकती है। प्रसव के बाद में यूटेराइन आर्टरी सिकुड़ जाती है। जब यूटेराइन आर्टरी सिकुड़ जाती है तो प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी सिकुड़ जाएगी और विलाई क्या है, छोटी हो जाएगी। तो इससे क्या आएगा कि ब्लीडिंग भी इनके सिकुड़ने से रुक जाती है। एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो फिटस के बाहर आने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं, ताकि प्लेसेंटा बाहर आने में सहायता मिल सके। जन्म के बाद में जो न्यूबॉर्न जो नवजात होते हैं उनको माँ का दूध चूसने दिया जाए, यानी कि मिल्क सकलिंग करने दिया जाए, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जिससे क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी आरओपी की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। तो ये था प्रसव के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।